ओके चलो, दिस इज द सेकंड लेक्चर फॉर कम्युनिकेशन और आज हमारा ये खत्म भी हो जाना है, ठीक है। चलो चेक करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन जो एक टेक्निक है वो मैंने आपको कल उसमें डिटेल में बताया था कि बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास कोई एक वेव होती है जो कि जिसकी एनर्जी बड़ी कम होती है, तो वो बहुत दूर तक नहीं जा सकती। तो इस चीज़ को देखने के लिए आप ये जो मैंने यहाँ पर इमेजेस लगाई हैं इनको आप देख सकते हो, मैं इनको समझाऊंगा आपको डिटेल में। फिलहाल आपने सिर्फ ये देखना है कि ये आपके पास हो गया इनपुट मॉड्यूलेटेड वेव, ये इनपुट वेव जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग वेव, द वेव जिसने मॉड्यूलेट करना है। किसको करना है? कैरियर वेव को मॉड्यूलेट करना है। इस कैरियर वेव को हमने इस वाली वेव ने मॉड्यूलेट करके नए टाइप की वेव बनेगी, जैसे कि ये वाली वेव। तो ये इनके सुपरपोजिशन के 2-3 तरीके होते हैं जिससे हमें 2-3 तरीके से मॉड्यूलेशन हम करते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये है आपके पास मॉड्यूलेटेड। सर मार्बल नहीं आता ये, कोई बात नहीं बेटा, ये आपके पास मॉड्यूलेटेड जो वेव हमारे पास बनती है, ठीक है। चलो जी, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं फिर से। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन से। मॉड्यूलेशन ही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तो बोर्ड से हटा दिया, अगर ये बोर्ड से ना हटाया जाता तो यही क्वेश्चन आना था बोर्ड में, गारंटी थी कि ये वाला ग्राफ बना के आना है आपने, ये रेड कलर वाला ये वाला ग्राफ बनाना था। यहाँ से शुरू होके ये 3 वेव्स फुल बटा फुल नंबर मिलने थे, बट एनीवेज वो तो है नहीं। तो अब क्या होता है, द हाई फ्रीक्वेंसी वेव, द मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस बाय विच, यहीं से शुरू कर देते हैं। is the process by which some characteristics, ध्यान से पढ़नी है आपने ये डेफिनेशन, ठीक है ना। some characteristics यूजुअली 3 ही होते हैं इसमें, एम्पलीट्यूड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज of the carrier wave is varied in accordance with the input signal, ऐसा लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिक हमारा जो एक्चुअल सिग्नल है, जैसे कि ये वाले ग्राफ में अगर मैं देखूं, ये वाला ये जो एक्चुअल सिग्नल है ये बड़ा वीक सिग्नल है, ठीक है ना, और ये जो है इसकी पावर ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब ये वाला जो सिग्नल है ये बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकता, तो इसको हमने इसके ऊपर ओवरलैप करवा दिया, तो मेरे पास एक नई तरह की वेव बन गई। जो ये वाली वेव बनी है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, एफएम। जो हमने बोलते हैं रेडियो चल रहा है जी, एफएम, ये होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। और एक होता है एएम, एएम होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, जो रेडियो में बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड में क्या होता है, एम्पलीट्यूड वेरी करता है। जो ये वाला वेरिएशन हो रखा है ये एम्पलीट्यूड वेरिएशन का एग्जांपल है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। तो ये अब कैसे होगा, अब हमने इस चीज को हमने स्टडी करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन का एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है, ये भी मैं आपको बनवा देता हूँ, यहाँ पे समझने के लिए आसान रहेगा। वैसे तो अब बोर्ड का कोई एग्जाम है नहीं, बट इवन देन अब देखो, एक ये इंस्ट्रूमेंट लग गया, ठीक है। तो ये तो आपको दिख ही रहा है कि ये क्या चीज है, ये तो हो गया आपका एंटीना, ठीक है। और इसके अंदर में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आया, यहाँ से इंफॉर्मेशन एंटर किया, सो लेट अस कॉल दिस मैसेज सिग्नल जनरेटर। तो ये हमारे पास एक तरह से ट्रांसड्यूसर है,
ट्रांसड्यूसर मैंने कल आपको बताया था क्या होता है, साउंड को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में, बेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। अब ये जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल था ये आपका फीड हो गया एक इस चीज में, ये वाले को हम बोलते हैं बेस बैंड सिग्नल। जो ये आपका इनपुट में है, और ये है आपका कैरियर वेव। वही है, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी आपके पास ज्यादा है, और यहां पर आपके पास एक डिवाइस और है, यहाँ नीचे लगा हुआ है, ठीक है। और ये है हमारे पास ऑसिलेटर है, जैसे एलसी ऑसिलेटर होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एचएफ ऑसिलेटर, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कैरियर वेव जनरेट होता है, और वो कैरियर वेव आपका यहां चला गया। कैरियर वेव है और हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, जो यहां पर आपके पास बनी हुई है, ये वाली इस तरह से, ये हो गया, ये हो गया बेस सिग्नल। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया, हमारे पास एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन गया। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो जाएगा आपका यहाँ पे। अब ये क्या चीज है, इसको तो मैं बोलता हूँ मॉड्यूलेटर, एंड दिस थिंग इज एम्पलीफायर। एम्पलीफायर मतलब उसकी पावर को और एम्पलीफाई कर दिया, मतलब पहले तो हमने मॉड्यूलेट कर दिया, फिर उसको और जबरदस्त एनर्जी देके और जबरदस्त एम्पलीफाई कर दिया। तो ये है आपके पास जनरेटर, एक तरह से सिग्नल जनरेटर आप कह सकते हो। तो ये आपका पूरे का पूरा सिस्टम है एंटीना की तरफ से। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगी, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी एक्चुअल में इस तरह की वेव है। ये अभी भी आपकी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ ये वाली चीज की बात की जा रही है। तो इनके मैं नाम दे देता हूँ, जैसे इसको मैं पहले वाले को लिखता हूँ मॉड्यूलेटिंग वेव, तो ये तो हो गया m इंटू टी। इसको आप लिख दो कैरियर वेव c इंटू टी। और इसको हम लिखते हैं कैरियर मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है ना। अभी है तो कैरियर वेव ही, एक्चुअल में अगर मैं इसका साइन साइन की वेरिएशन आपसे पूछूं तो वो कैरियर वेव वाले साइन की वेरिएशन आएगी, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो साइन ओमेगा टी आपका सेम है कैरियर वेव का और इन दोनों का, इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन सिर्फ एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हुआ है। तो एम्पलीट्यूड में वेरिएशन किया तो हमने इसको नाम रख दिया इसका कैरियर मॉड्यूलेटेड वेव, और ये है कैरियर वेव, और ये है आपकी मॉड्यूलेटिंग। ये मॉड्यूलेटेड नहीं है, मॉड्यूलेटिंग आईएनजी है पीछे, ठीक है ना, मॉड्यूलेटिंग वेव। तो इस वेव ने इस वेव को खराब करना है एक्चुअली में। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये भी है कि एक ये वाला मेरे पास डायग्राम बना हुआ है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रख लो। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ इस वेव में कि आपकी जो कैरियर वेव है ना, ये तो एक प्रॉपर कैरियर वेव है, जिसको आप y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी में लिख सकते हो 100% तरीके से, विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन जो आपका इनपुट सिग्नल है वो जरूरी नहीं कि साइन वाला हो, वो कुछ भी हो सकता है, अजीबोगरीब। तो अब अगर इसको मैं इसके ऊपर ओवरलैप करूंगा ना, तो ये जीरो से ऊपर ओवरलैप करेगा। इनका मिड पॉइंट कहाँ है, आपने इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे इसका मिड पॉइंट जो है यहां पर पड़ेगा अप्रोक्सीमेट, ये रहा, ये इसका मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि जो कैरियर पॉइंट का मिड पॉइंट है उसके ऊपर ये इंपोज हो जाएगा और बिल्कुल इस तरह की चीज बन जाएगी। इसको हम बोलते हैं एनवेलप। एनवेलप, जैसे यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है एनवेलप ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव। इसको भी मैं इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी रहेगा। चलो इतना सा कर देते हैं। अब इस केस में आपके पास हुआ क्या, आप ये देखो,
ये बन गया आपके पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसमें ये मिनिमम एम्पलीट्यूड आ गया, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया, ये मैं बाद में बताऊंगा। सो ये जो ब्लू कलर में यहाँ पर जो वेव बन रही है वो बिल्कुल ये वाली वेव है। ये वाली वेव का कॉपी पेस्ट यहाँ पर इसका बन गया, इसको हम बोलते हैं एनवेलप ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एनवेलप ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव है, रेड कलर में आपने बनाया है, वो बिल्कुल टिपिकल इसके वाली वेरिएशन है। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया इन्होंने, ऐसे एस्पेक्ट रेशो चेंज कर दी उसकी, दैट इज सेपरेट केस। बट अदरवाइज ये अगर आप देखोगे तो 100% आपको सेम मॉड्यूलेशन मिल रही है। वही मॉड्यूलेशन वहां पर बाद में जाके डीमॉड्यूलेट करके इनको अलग अलग वेव में ब्रेक कर लेते हैं। चलो जी, तो ये तो हो गया, आपको मैंने ये वाली चीज बता दी और इनको भी मैंने समझा दिया। तो सुनाओ, वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। तो टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन में हमारे पास 3 टाइप्स यहाँ पर आते हैं। 2 टाइप तो आपके सामने ही है। एक को बोला जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। नंबर 2 इज frequency modulation, and number 3 is phase modulation। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड वेरी होगा और वो हमें समझाने में बड़ा इजी है, बच्चों को समझने में इजी है क्योंकि वो दिखता है। बाकी चीजें थोड़ा सा दिखने में कंफ्यूज करती हैं हमें। अब जैसे कि ये वाला जो इमेज है, इस इमेज को आपने अब ध्यान से देखना है। अब आप इसको देखकर देखो, आप यहाँ पर मेरे पास 2 तरह का मॉड्यूलेशन तो आपकी स्क्रीन पे सामने ही है। ये कौन सा हो गया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये एम्पलीट्यूड। फेज मॉड्यूलेशन नहीं मैंने बनवाया यहाँ पे, बिकॉज उसका इमेज जो है वो अप्रोक्सीमेट ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड जैसा ही होता है, लेकिन वो मतलब सिमिलर सा होता है, तो इसलिए दोनों को डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए उसको हमने स्किप कर दिया। अब आप देखो, इसको और इसको वेरी किया तो इसमें फ्रीक्वेंसी वेरिएशन आया। तो जहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है वहां पे फ्रीक्वेंसी वेरी हो रहा है, और जहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है वहां पर इसका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर हमारे पास कंप्लीटली सेम है, ऐसा यहाँ पर इन्वेलप बन जाएगा जो यहाँ पर होगा, बिल्कुल सेम टू सेम इन्वेलप यहाँ पर आपके पास बनेगा। ये हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बच्चों बात क्लियर? ठीक है, इससे ज्यादा की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको डेफिनेशंस हैं कि कितने तरह की मॉड्यूलेशंस होती हैं। और अगर आप, चलो 5 बुक में से तो मैंने निकाल दिया, किसी और बुक में अगर आप देखोगे तो आपको ये तीनों की डायग्राम बनी हुई आपको नजर आएगी, दिखेगी, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशंस हैं और डायग्राम्स हैं। देयर इज नो मैथमेटिक्स, नो डेरिवेशन, नो फार्मूला, सिर्फ जितना मैंने करवा दिया इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तरफ। अब हम इसको डिटेल में करेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विल बी डेल्ट इन डिटेल्स। ठीक है, 2 मिनट का साथ। तो अब मेरे पास जो ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम को हमें ज्यादा अच्छे से डील करना है, तो इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ अगेन, इसको बड़ा भी कर सकते हैं। लो जी, तो इमेज आपके बिल्कुल सामने है। ठीक है, सुनाओ, लेट अस सी। तो एक होता है इसमें मॉड्यूलेशन फैक्टर, तो सबसे पहले मॉड्यूलेशन फैक्टर हम शो करते हैं। Now, what is modulation factor? It is defined as the ratio of change in amplitude of carrier wave
द एम्पलीट्यूड ऑफ ओरिजिनल कैरियर वेव। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे, ये वाली को हम लिख रहे हैं हमारी टर्मिनोलॉजी में एम्प्टी, ठीक है। इसको हम लिखेंगे सी टी कैरियर वेव और इसको हम लिखेंगे सी एम टी। अब देखो ये जो आपके पास इमेज बनी हुई है, पहली बात तो इसमें कंडीशन है, एक कंडीशन क्या है कि कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड इज मोर देन दी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो यहां पर आपके पास जो एम्पलीट्यूड है ये कितना आया, तो ये जो मेरे पास एम्पलीट्यूड आया ये इन्होंने यहां पर बना रखा है, दिस एम्पलीट्यूड इज AM प्लस AC, AM प्लस AC, ठीक है। और जो ये मिनिमम वाला एम्पलीट्यूड है दिस इज बेसिकली AM AC माइनस AC माइनस AM, तो AC आपका ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर AM आपका ज्यादा होगा तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, अगर AM और AC इक्वल होगा तो आपका मिनिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है ना, वो उसको सप्रेस कर देगा, वो 0 चला जाएगा। तो जो नीचे बची हुई चीज रह गई दैट इज AC माइनस AM, AC माइनस AM, एम आई राइट? बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये वाला हो गया आपके पास AC, वेट ए मिनट थोड़ा सा मुझे सोच लेने दो, AM और AC, बिल्कुल सही है, AM माइनस AC, यस बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलो जी, तो अब यहाँ पर मैं देखूंगा कि मेरे पास म्यू कैसे हम डिफाइन करते हैं। सो दिस इज रिटन विद म्यू एंड म्यू इज इक्वल टू AM बाय AC। तो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कितना चेंज हुआ, पहले आपका कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड ऑब्वियसली कितना था, पहले AC था और अब एम्पलीट्यूड कितना हो गया, AM प्लस AC हो गया, दैट इज द न्यू एम्पलीट्यूड। तो वही यहाँ पर हमने लिख दिया, तो चेंज इन एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय AC विल बी दिस। अब इसको लिखने के और बड़े तरीके हैं हमारे पास, इसमें देख लेते हैं। तो नाउ इसको आपने ध्यान में रखना, आसान सी चीज है, AM इज इक्वल टू A max माइनस A मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और AC कैन बी रिटन एज A max, यहाँ पर देखो आप, यहाँ से ये सारी की सारी चीजें निकलेंगी। AM जो है मेरे पास वो क्या चीज है, देखो A max ये रहा और A मिनिमम ये रहा, अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास कैरियर ये मॉड्यूलेटिंग वेव बन जाएगा, अगर मैं इसको माइनस ही कर दूंगा तो इन दोनों का जो गैप आएगा वो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलेटिंग एम्पलीट्यूड आ जाएगा, क्रेस्ट एंड ट्रफ, उसको मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास बन गया कि AM इज इक्वल टू A max माइनस A मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। उसी प्रकार मेरे पास आ गया AC, तो AC को क्या मैं लिखूंगा, A max माइनस AM, तो ये रहा मेरे पास A max, तो AC प्लस AM है, इसमें से मैं AM को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वो चला जाएगा, इसको मैंने क्या बोल दिया, A max, सिंपल। तो ये मेरे पास दोनों चीजें आ गई, अब मैं इनको डिवाइड करता हूँ। सो नाउ mu is A max माइनस AM, ठीक है। तो 2 मिनट, इनको ना पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म बनेगी, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ये चीज आपके पास बनती है, ठीक है। और अब सो द म्यू इज A max
प्लस ए मिनिमम, यस, ठीक है। और परसेंटेज मॉड्यूलेशन भी होती है, उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपके पास बन गया। और परसेंटेज मॉड्यूलेशन मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज में आप बात कर सकते हैं। चलो 2 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ बेटा 2 कट गया ना, इतने भी 2 सीगा, इतने भी 2 सीगा, ये दोनों 2 कट गए ना आपस में, ठीक है ना। जब मैंने डिवाइड किया दोनों 2 कैंसिल हो गए, तो ये 2 चला गया, तो ये आ गया मेरे पास म्यू, मॉड्यूलेशन फैक्टर। चलो, व्हाई डू वी डिफाइन दिस, इसको डिफाइन करने का पर्पस होता है, इट डिटरमिन्स the quality and the strength of transmitted signal, ठीक है ना। तो आपका सिग्नल कितना अच्छा है, ये वो सब चीजें आपको यहाँ से पता चल जाती हैं कि मॉड्यूलेशन, अगर आपका मॉड्यूलेशन ही नहीं हुआ ज्यादा अच्छा तो फिर बात नहीं बनेगी, मॉड्यूलेशन अच्छा होना चाहिए। गेम इज दिस। चलो इसके आगे देखते हैं अब हम। तो अब हम चलते हैं थोड़ा मॉड्यूलेटेड वेव की मैथमेटिक्स में। तो अब बच्चे सभी कहेंगे, लक्ष्य कहेगा, सभी बाकी सब के बच्चे कहेंगे कि सर आपने जब पहले करवाया था ऑल्टरनेटिंग करंट में या एसएचएम में, तब तो हमने मैथमेटिक्स में घुस गए थे, साइन ए प्लस बी ये वो करने लग गए थे, अब क्यों नहीं किया। तो अभी हम वो चीज़ करने वाले हैं। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दी, उसको हम मैथमेटिक्स में देखते हैं अभी क्या होगा। थ्योरी का तो पेपर है नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ आपने देखना है और इसका ज़्यादा आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए मैं फटाफट से कर रहा हूँ, क्योंकि मेंस उसमें रिटर्न में है नहीं, ऑब्जेक्टिव में ये सब चीज़ें पूछी नहीं जा सकती। तो मैं बस फटाफट करवा रहा हूँ एक बार कि आपको इसका पता चल जाए कि है वेटेज हैगी है जी, वेटेज जेई मेंस में और नीट में तो है ही। हैगी है बाबा, मतलब हैगी एक दो क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेटेज तो है ही उसमें, लेकिन बोर्ड के एग्जाम्स में से ये हटा दिया गया, लेकिन उस बाकी में तो है ही है, ठीक है ना। आते हैं मॉड्यूलेटेड पे क्वेश्चन आते हैं आगे, जो मैं करवाने वाला हूँ रेंज वेंज उसके फार्मूलेज, वहां पर आते हैं एक दो क्वेश्चन। तो बस थोड़ा सा रह गया और कुछ भी नहीं है, आज में मैंने खत्म कर देना है हमने यहाँ पे। तो ये हो गया साइन ऑफ ओमेगा एम टी, इसको हमने ऐसे लिख दिया। और जो मेरे पास जो कैरियर वेव है इसको हम क्या लिख देंगे, ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी टी। ये दो वेव है, अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, सिंपल बात ये, ठीक है। तो चलो देखते हैं, चलो मैं अब इन दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे ना तो ये बन गया सी एम टी, इसको ऐसे लिख देते हैं और इनको कर देते हैं ऐड ई एम साइन ओमेगा एम टी प्लस ए सी साइन ओमेगा सी टी। छोटी सी चीज़ है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्चुअली, ठीक है ना। ये चीज़ आ गई आपके पास साइन ओमेगा टी, और चलो अब ये हमें इस तरह से ऐड करने हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे ऐड नहीं किया। यहाँ पर बस यही एक मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ, आमतौर पे हम इस तरह से ऐड करते हैं, बट इन दिस सिस्टम हम यहाँ पर ऐसे ऐड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले नया एम्पलीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो हम कहेंगे कि जो मेरे पास एम्पलीट्यूड मैक्स आया वो मेरे पास कैसे निकलेगा, दोनों के एम्पलीट्यूड को ऐड करके निकलेगा, ठीक है, ए सी प्लस ए एम करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड फाइंड किया, मैंने यहाँ पे कर दिया ए सी, और ये वाला एम्पलीट्यूड मेरे पास वेरिएबल है। तो आप ऐसा करो, इसको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ना लिख के इसको हम सिर्फ एम्पलीट्यूड लिखते हैं ए, जो कि मेरा बाद में एम्पलीट्यूड बना, क्योंकि मैंने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करना है। तो सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड में वेरिएशन ले ली। कैसे ले ली, इसका तो मैंने सिर्फ ए उठा लिया और इसकी मैंने सारी की सारी ये वाली वेव उठा ली। तो मैंने बोला कि जो भी इस वेव के कारण बना
वो इसमें आप डायरेक्ट ऐड कर दो तो मेरे पास ये चीज बन जाएगी। तो इसको बना लिया हमने AC प्लस AM माइनस ओमेगा MT, और AM को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। AC कॉमन 1 प्लस म्यू साइन ओमेगा MT। तो ये मेरे पास बन गया एम्पलीट्यूड। ओके, जो मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। अब ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बना, लेकिन जो मेरी एक्चुअल में ये जो वेव बनेगी वो क्या बनेगी? तो जो CMT मेरे पास बनना था वो एक्चुअली में ये बनना था, A तो बनना था नया एम्पलीट्यूड साइन, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो कैरियर वेव वाली ही है, वो बननी चाहिए थी ये वाली, ये चीज बननी चाहिए थी। तो अगर ये चीज बननी चाहिए तो ओमेगा तो मैं वेरिएशन में लेके ही नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ A को वेरिएशन में ले रहा हूँ, और A मेरा ये रहा, इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ये है मेरे पास जो नया वेरिएशन आया। अब इसके बाद देखते हैं बेटा, अब इसका बहुत इंटरेस्टिंग कंक्लूजन हमें यहाँ पे मिलने वाला है। इसकी आगे वेरिएशन आएगी, वो मैं आपको पूरा डेरिवेशन नहीं दे रहा हूँ, वही साइन ओमेगा साइन ए कॉस बी साइन बी वाला चीज है, तो वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। यहाँ पर 3 इक्वेशंस मेरे पास बन के आती हैं। तो पहली इक्वेशन आएगी AC साइन ऑफ ओमेगा CT, तो ये तो कैरियर वेव ही बन गया। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास 3 इक्वेशन बनेगी, ये माइनस म्यू AC डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू T प्लस म्यू AC बाई 2 कॉस ऑफ ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू T, ये बन जाएगा बेटा। तो इसको जब आप आगे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, वी विल गेट दीज 3 इक्वेशंस। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे पास फाइनली मॉड्यूलेटेड वेव बनी वो एक्चुअली में सुपर पोजिशन है किसका? 3 सिंपल वेव्स का। मतलब अब आपके पास ये वाली जो वेव बन रही है इसका आप एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना चाहते हो, तो हमने कैसे बनाया? हमने बोला कि भाई ये वाला जो बन गया, बन तो गया मेरे पास, ये वाला बन गया, ये यहाँ पे ये रहा, ये वाला जो है वो मेरे पास बन चुका है, लेकिन मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरी गेम खत्म हो चुकी थी वैसे तो, लेकिन जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो आई फाउंड के इसके अंदर तो भाई 3 वेव्स हैं, सिंपल वेव्स, जो कि साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी की वेरिएशन फॉलो करती हैं। और अब इन 3 वेव्स को मैं ठीक से स्टडी करूंगा। अब देखो, अब ये वाली जो वेव है ये तो मेरी कैरियर वेव ही है, AC कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, ओमेगा C कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी, तो ये तो है ही है। तो इसको तो मैं बाद में अलग ही कर लूंगा, जब मैं डीमॉड्यूलेट करूंगा तो ये तो वेस्ट ही हो जाएगी। तो मेरे पास ये और ये दोनों चीजें बचेंगी। तो इनमें नोट करते हैं हम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है? म्यू इंटू AC बाई 2, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है? म्यू इंटू AC बाई 2। दोनों का एम्पलीट्यूड म्यू इंटू AC बाई 2 है, जो कि इट इज लेसर देन AC, क्योंकि म्यू की वैल्यू ज्यादा नहीं होती, म्यू की वैल्यू लेस देन 1 होती है। म्यू क्या आएगा मेरे पास, जैसा मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, AM बाई AC, एंड AM इज ऑलवेज लेस देन AC। ठीक है ना? तो अगर मैं ये कंडीशन लगाऊं तो म्यू मेरे पास लेस देन 1 है, तो म्यू को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 2 पे डिवाइड भी कर दिया। तो पहली बात, बाकी की 2 वेव्स हैं जो उनका एम्पलीट्यूड कम है। दूसरी चीज, इसका फ्रीक्वेंसी तो है ओमेगा C, इसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा C प्लस ओमेगा M, और जो तीसरी है उसकी है ओमेगा C माइनस ओमेगा M, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो यहां पर मेरे पास 3 वेव्स बन गई। अब इनको मैं शो कैसे करता हूं बेटा? अब ये देखो, बस दिस इज द कंक्लूजन दैट आई वांटेड टू ड्रॉ फ्रॉम दिस डेरिवेशन, इसलिए मैंने आपको करवाया, और इसमें से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 3 तरह की वेव्स बन रही हैं। जो मेरे पास सेंट्रल वेव है, इसको तो मैंने बना दिया ऊंचा, तो ये तो हो गया मेरे पास कैरियर वेव।
एम्पलीट्यूड भी ऊंचा, दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ओके, अदरवाइज कुछ नहीं, एम्पलीट्यूड इसका बहुत ऊंचा है। लेकिन जो बाकी की दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा है लेकिन एम्पलीट्यूड आपका काफी कम हो गया, ऊपर से दूसरी जो है उसका भी यही हाल है, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है। एम्पलीट्यूड कितना है, म्यू इंटू ए सी बाय 2, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और जो मेरी कैरियर वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है ओमेगा सी। ये बात समझ में आ गई बेटा? यस ठीक है सर। ना, ठीक है ना। तो these have been given a special name, side bands of amplitude modulated wave। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है। अब इसमें ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड क्यों है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड क्यों नहीं भाई? आएगा तो वैसे ही, लेकिन उस वक्त क्या करेंगे ना हम, एक मॉड्यूलेटर अलग टाइप का होगा, अलग टाइप की मिक्सिंग होगी, अलग टाइप की मैथमेटिक्स होगी, अलग ही इक्वेशन बनेगी। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होती हैं, तो इसमें हमने क्या करना है, एक अलग टाइप का मैथमेटिक्स बनाया, ये रहा, ये वाला बिल्कुल ही नया मेथड। आपको कहोगे सर यार ये तो मैंने पहली बार देखा, आपने दो एसएचएम वेव्स को हमने ओवरलैप करवाया, 11वीं क्लास से करवाते आए हैं और ये वाला मेथड तो कभी भी नहीं किया। दिस इज व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, वो तो बिल्कुल ही सुपर पोजिशन है, तो इसको कभी सुपर पोजिशन नहीं कहते। दिस इज नॉट नोन एज सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, दिस इज मॉड्यूलेशन ऑफ वेव्स। तो अब इसके बाद आपके पास आ जाती है ये इक्वेशन, बन गई तीनों, इनको मैंने यहाँ पर शो कर दिया, तो ये तीनों की तीनों ऐसे शो हो गई, तो इसमें तीन बन गए। तो दीज टू आर नोन एज साइड बैंड्स, दीज टू आर नोन एज साइड बैंड्स। तो ये तीन साइनोसॉइडल वेव्स का सुपरपोजिशन है एक तरह से। तो यहाँ पर अब आप क्या कहोगे, इसको बोलोगे अपर साइड बैंड। तो यहाँ पर दो तरह का बनेगा, अपर साइड बैंड एंड सेकंड इज लोअर साइड बैंड। तो ये है यहाँ पर। अब आप देखो एक बात और आप ध्यान में रखो, अब जैसे मान लो आपने रेडियो ऑन किया, ठीक है, रेडियो ऑन किया, तो मुझे जो रेडियो वेव आ रही है, लेट अस से वो एएम वेव है, एम्पलीट्यूड एएम रेडियो चला हुआ है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है। अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मेरे इसमें आएगी तो ऑब्वियसली वो अकेली मॉड्यूलेटेड वो तो होएगी नहीं, वो मॉड्यूलेटेड ही होगा। तो मेरे रेडियो तक जो वेव पहुंच रही है वो ये वाली वेव पहुंच रही है, वो ये वाली वेव्स नहीं है। दीज आर नॉट रीचिंग माई रेडियो, दिस इज द वेव दैट इज रीचिंग माई रेडियो। अब मेरे रेडियो के एंटीना ने ये वाली वेव को पकड़ा, उसके बाद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद एक नई वेव बनी जिसको उसने आउटपुट दिया। तो ये वाली वेव है जो एक्चुअली में रेडियो के पास आई। तो रेडियो ने जो वेव पकड़ा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, लेटर से आपने बोला कि सर ये तो मैं रेडियो मिर्ची सुन रहा था 98.3 एफएम। अब मैं एफएम का एग्जांपल ले लेता हूँ, कभी एएम का, तो अपने आप समझ लेना। तो 98.3 हमने मान लिया कि मैंने एफएम चलाया, तो इट डज नॉट मीन कि 98.3 चलाया, इट मीन्स के 98.3 के साथ साथ में ये भैया आगे और पीछे वाली वेव भी आ रही होगी साथ में, तो सिग्नल आपको ये वाला भी मिलेगा, जिसके कारण ये एक इस तरह से सिग्नल बनेगा जो कि आपको साथ वाली वेव के साथ मिक्स होके मिल रहा है। अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट लगा दिया 98.3 फिर तो बात बनेगी, अगर वो उतना नहीं लगाया तो थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया तो भाई मिक्सिंग होके मिल जाएगा, लेकिन मिक्सिंग हो जाएगा वो मिल भी जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल 100% डिजिटलाइजेशन नहीं हो सकती यहाँ पे। तो ये है अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। दी ओनली थिंग इज अपर साइड बैंड का इन सबका हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है दैट इज दिस। दूसरी चीज जो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर तो ऐड होगी और इस केस में ये यहाँ पर माइनस हो जाएगी, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। बस ये चीज आपने याद रखनी है। और यहीं से एक चीज और आएगी जिसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। अब ये बैंडविड्थ है किसकी, बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल है ये। बहुत सारी बैंडविड्थ होती हैं, बैंडविड्थ कहने से नहीं सरता, बैंडविड्थ का मतलब होता है डिस्टेंस, जो विड्थ है, तो वो तो किसी की भी हो सकती है, रेडियो की अलग हो सकती है, सिग्नल की अलग हो सकती है, किसी चीज की अलग हो सकती है। तो सिग्नल की जो बैंड विड्थ आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी दिस माइनस दिस, ये वाली फ्रीक्वेंसी से लेकर ये वाली फ्रीक्वेंसी इसने ऑक्यूपाई कर ली, तो ये आएगा मेरे पास ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। So this will come out to be
कौन सा कटेगा, ओमेगा सी कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। तो ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम जो है आपके पास बन गया। अब इसको अगर आप ओमेगा नहीं लेना चाहते, ये तो रेडियन पर सेकंड हो गया ना, पर सेकंड, इसको आप उसमें ले लोगे फ्रीक्वेंसी में, तो भी आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में यूं लिखोगे। ठीक है बेटा, ये आप अपने आप देख लेना, ये एक्चुअली बुक में ऐसे लिखा है, तो हमें ये ऐसे लिखने चाहिए। चक्को जी, ठीक है ना। तो ये होता है आपका बैंडविड्थ, कि एक सिग्नल कितना चौड़ा, कितनी बैंडविड्थ उसको दी। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हम एफएम यूज करते हैं। एफएम क्यों यूज करते हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होती है ना, उसका सिग्नल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल ले आए, तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी में हमने उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, तो जिसके कारण उसकी रेंज भी इंक्रीज हो जाती है, अच्छा बन जाता है, एनर्जी तो मिलेगी ना उसको, तो उसको वो हमें बेटर सिग्नल प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज, अब हमने बैंड का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया है ही कि बैंड क्या होता है। अब आप सोच के देखो कि रेडियो मिर्ची कहां पे चलता है, 98.3 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज, व्हाई इट इज नॉट किलोहर्ट्ज, व्हाई इट इज नॉट हर्ट्ज? हम ऐसे क्यों नहीं ले सकते? वो हम नहीं लेते, क्यों? क्योंकि पहली बात, इनके बैंड जो है ना, ये इनका बैंड इनके साथ में चलता है, तो जिसके कारण मिक्सिंग होती है। तो हमने क्या किया, मेगाहर्ट्ज में बात की, तो इसको दिया 98.3, तो दूसरे को अगर हमने दे दिया 98.4 मेगाहर्ट्ज, तो हमें लगता है कि इन दोनों में तो सिर्फ एक डेसिमल का फर्क है। वो एक डेसिमल का फर्क नहीं है, वो 10⁻6 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज का फर्क है। 10⁵ डेसिमल है ना, मतलब वो कहने के लिए हमें लगता है कि बिल्कुल पास पास में है, 98.3 98.4 बगल बगल में तो है, बगल बगल में नहीं है। जब मैं ये फ्रीक्वेंसी बनाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि यार ये तो बहुत बड़ा गैप है, मेगाहर्ट्ज में है, मेगाहर्ट्ज में 10⁵ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का गैप है इन दो चीजों में। तो इसलिए इनकी कभी भी मिक्सिंग नहीं होगी और हमें बड़ा प्योर सिग्नल मिलेगा। सो दैट इज व्हाई वी यूज मेगाहर्ट्ज एज द यूनिट। चलो बच्चों, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी सर, तुम्हें पहला भी दसी सी कि रेडियो हाँ सिग्नल दे मैं, ਲਈ हाँ पहले जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किया था तब बताया होगा। मैं तो दस्या सी। चलो जी, तो अब चलते हैं हम इसके आगे। तो इसके बाद हमारे पास अब तो थोड़ा सा काम ही रह गया। टाइम कितना हुआ? 59, यस 15 मिनट्स का आपके पास काम और रह गया है। वेट ए मिनट। चलो अब हम चलते हैं कम्युनिकेशन चैनल की तरफ। कम्युनिकेशन चैनल, तो कम्युनिकेशन चैनल अब आप समझ गए हो, लेकिन इसको लिखोगे कैसे या इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? फिजिकल पाथ एंड रिसीवर इज कॉल्ड चैनल। भाई सारा कुछ इंक्लूड कर लिया, मेरे एंटीना से सिग्नल निकला और दूसरी जगह पे एंटीना के अंदर सिग्नल घुसा, तो वो सारी की सारी चीज बन गई मेरा चैनल। तो इसको तो हमने बोल दिया कम्युनिकेशन चैनल या ट्रांसमिशन दिस। ठीक है, तो इसमें एक चीज होती है, इसमें इसकी भी बैंडविड्थ डिफाइन की जाती है। तो बैंडविड्थ ऑफ चैनल आपके पास क्या होता है, इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ये क्या होता है ना, ये एक ना बैंड होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निर्धारित होता है कि भाई अगर रेडियो चलेगा तो इतनी फ्रीक्वेंसी से लेकर इतनी फ्रीक्वेंसी तक ही आप आउट दे सकते हो। अगर उससे नीचे या ऊपर दोगे तो वो हमारे सैटेलाइट्स पकड़ लेंगे या हमारी सैटेलाइट्स उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो वो बात नहीं बनेगी। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं कि इंडियन मिलिट्री का रेडियो, जो कि प्राइवेट बातें करने के काम आता है, रेडियो वॉकी टॉकीज होते हैं आर्मी वालों के पास, पाकिस्तान आर्मी के पास अपने रेडियो वॉकी टॉकी है, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कौन सी फ्रीक्वेंसीज है? क्या वो भी 98.3 है? वो तो 98.3 है नहीं। अगर वहां पे 98.3 चलने लग गया तो फिर आर्मी वाले नाचने लग जाएंगे बंदूक छोड़ के। बट दैट इज नॉट लाइक दैट। तो आर्मी वालों के लिए अलग बैंड्स होते हैं,
और वो बैंड्स हमें बताए नहीं जाते कि कितने हैं। तो वो बैंड जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी वालों के लिए ही होते हैं, ठीक है, हम उनको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, देर आर मैनी एनिमल्स एंड मैनी बर्ड्स जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो दे यूज रेडियो वेव्स। तो उनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। चिड़िया और भालू एक बड़ा एग्जाम्पल है, बियर्स एंड बर्ड्स, जो कि बाहर से नहीं आती हैं बर्ड्स हमारी, जैसे मॉस्को से भी उड़ के चिड़िया पुलिकट लेक की तरफ चली गई या कहीं चली गई, तो वो जो चिड़िया पूरी की पूरी मूव करती हैं, तो उनको डायरेक्शन कहाँ से मिलती है? उनको रेडियो वेव से डायरेक्शन मिलती है। तो अगर हम सारी की सारी गवर्नमेंट बैंड आपको अलाउ कर देगा कि भी किसी मर्जी में गंद मचा लो, तो फिर जितने जानवर हैं या वो सफर करेंगे। तो फिर इन्होंने साइंटिस्टों ने हमें ये बताया कि दिस इज द बैंड इन विच वी कैन कम्युनिकेट। दूसरे किसी बैंड के अंदर हम नहीं जाएंगे ताकि बाकी चिड़ियों का या बाकी जानवरों का नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसलिए हमें जब भी कम्युनिकेशन चैनल बनता है तो उसका एक बैंड विड्थ उसकी साथ में दी जाती है। जैसे कि जब हमारे मोबाइल बने तो हमने बोला 2G बैंड, तो उनकी एक बैंड है भी, इतने बैंड के अंदर ही आपको सर्वाइव करना है। धीरे धीरे हमने इस बैंड को इंक्रीज करके 3G बना लिया, इंक्रीज करके 4G बना लिया, 5G बना लिया, ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे सरकार को पता चलता रहेगा कि नहीं नहीं यार इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन डू इट, तो बैंड विल बी इंक्रीज्ड। अदरवाइज बैंड को इंक्रीज नहीं किया जाता। ये है हमारी मतलब द साइंस बिहाइंड द बैंडविड्थ ऑफ चैनल। तो डिवाइस की बैंडविड्थ ऑफ योर रेडियो, बैंडविड्थ ऑफ योर मोबाइल फोन, वो तो मैन्युफैक्चरर पे ही है कि अगर आप कल बोल दोगे कि नहीं जी मैंने एक नई फ्रीक्वेंसी बना ली, उसको पकड़ने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो आप इंस्ट्रूमेंट बना ही लोगे। आर्मी वालों के लिए भी तो बने हुए हैं। दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। तो दिस वाज समथिंग इंपॉर्टेंट टू टेल यू अबाउट द बैंडविड्थ ऑफ चैनल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अब यहाँ पर चैनल होते कितने टाइप के हैं? तो पहला मेरे पास आ जाता है गाइडेड मीडिया, एंड सेकेंड इज अनगाइडेड। तो गाइडेड मीडिया में क्या चीज आ जाती है? कोएक्सियल केबल्स, जैसे कि हमारे टेलीफोन की तार हो गई, या आपका जो पहले जमाने में केबल नेटवर्क हुआ करता था वो केबल नेटवर्क हो गया। ऑप्टिकल फाइबर हो गया कि भाई हमने लैन, वायर्ड लैन बनाया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर जो तारें जा रही हैं, उन सबको हम बोलते हैं गाइडेड मीडिया। मतलब वो तो उस तार के अंदर से जाएगा ना सिग्नल। लेकिन एक होता है अनगाइडेड मीडिया, जैसे कि रेडियो चैनल या टीवी चैनल, ब्रॉडकास्टिंग के लिए काम आते हैं, ठीक है ना। तो इनमें एंटीना के थ्रू होता है सारे के सारी चीज, ठीक है ना। और ये एंटीना के थ्रू होता है। जरूरी नहीं कि ये ब्रॉडकास्टिंग हो या पॉइंट टू पॉइंट ना हो, इसी में आपकी सेल फोन कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है, और इसी में ही आपकी रेडियो आएगा। ये दोनों चीजें इसके अंदर आएंगी। मतलब इसमें कोई गाइडेड मीडिया वो वाली बात नहीं है, हवा में हमने छोड़ दिया वाली बात है। चलो जी, तो अब इसके आगे चलते हैं। बाकी सब चीजें तो हो सकती हैं। ओके, एक मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ ग्राउंड वेव की। ओके, तो बस हम क्लोज ही करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से। जैसे ये बन गई, लेटस से एक यहाँ पर एंटीना है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर एक और एंटीना है। तो अगर कोई भी रे यहाँ से ट्रेवल करती हुई यूं जाती है तो इसको हम बोलते हैं स्पेस। याद रहे कि स्पेस वेव इज नॉट गोइंग टू स्पेस। इज इट ओके? कहा हमने स्पेस वेव है, लेकिन स्पेस वेव इज नॉट गोइंग टू स्पेस। लेकिन अगर मान लो कोई वेव ऐसी है जो ऊपर की तरफ जाती है, स्काई की तरफ, और यहां से फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्काई वेव। तो ये इसका एग्जाम्पल है रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स के लिए मैंने आपको पहले कभी बताया था, आपने 10th में भी पढ़ा होगा वैसे तो। आयोनाइज, एक आयोनोस्फीयर नहीं होता, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इसके ऊपर एक आयोनोस्फीयर होता है एटमॉस्फेयर में। उसमें आयंस ज्यादा है एयर के, तो वो आयंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो रेडियो वेव्स को अपने अंदर में से ट्रांसमिट नहीं होने देते, वो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है,
reflected from ionosphere, तो that is why they are known as sky waves। ऐसे हमारा अपने स्काई से रिफ्लेक्ट होगी तो that is sky wave, ठीक है। इसके बाद मान लो वहीं पे कोई बंदा बैठा था जी यहाँ पे रेडियो लेके, तो ये तो डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच गया सिग्नल, तो ऐसी वेव को हम नाम देते हैं ग्राउंड वेव, कि जो आपके ग्राउंड तक चली गई, ठीक है ना। और बस ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे देखते हैं, चलो जी, ठीक है। ये तो हो गया छोटा सा थ्योरी पार्ट। इसके बाद बस नाउ द लास्ट थिंग, how do you find the range of antenna। हाँ, और एक चीज और रहेगी बेटा, वो मुझे याद दिलानी है आपने, विद इन 2-3 मिनट आपका खत्म हो जाएगा, द लेंथ ऑफ एंटीना, ओके, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो अब मैं इसकी रेंज हम फाइंड करने वाले हैं, बहुत इजी मेथड है। जैसे कि मान लो ये होगी हमारी अर्थ, ठीक है, और अर्थ के ऊपर हमने एक लगा दिया एंटीना। सो नाउ वी वांट टू फाइंड द रेंज, ठीक है। तो रेंज के लिए ऑब्वियसली ये जो एंटीना है इसकी टेंजेंट बना देंगे हम यहाँ पे ऐसे, और एक इधर से टेंजेंट बना देंगे लाइक दिस। तो ये इसकी हो गई रेंज। तो हमें पता चलेगा कि ये वाला जो पॉइंट आ गया और जो ये वाला पॉइंट आ गया, दिस इज द रेंज जहां पर इस एंटीना का रेंज हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक सर्कल बनेगा, है ना, हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा, लाइक दिस। तो ये यहाँ पर एक सर्कल बनना चाहिए था। तो अब हम करेंगे इसमें सेंटर पे चलते हैं अब, और अर्थ के सेंटर पे जाएंगे। तो ये हो गया आपका लेटर से अर्थ का सेंटर, और यहीं से इसको हमने ज्वाइन किया, क्योंकि ये टेंजेंट है अर्थ को, तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। और मैं अब रेंज फाइंड करना चाहता हूँ, तो इसमें दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, दिस इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द अर्थ, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसके कारण जो मेरे पास जो ये वाला जो ब्रांच बनेगी, दिस ये और ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगी। तो मुझे रेंज फाइंड करना है, तो मैं इसको और इसको इक्वल मान लूंगा, तो इसको मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस पे फाइंड कर लेता हूँ, सिंपल बात है। तो मेरे पास ये बनेगा, हाँ जी बेटा जी, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। हेलो, हाँ जी सर। हाँ भाई, बोलेगा कोई कि कोई नहीं बोलेगा? सर आवाज नहीं आ रही थी? हाँ जी सर। तो अब यहाँ से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर बच गया। तो डी मुझे फाइंड करना है, आर, तो यहाँ पर अब मैं कंडीशन लगा दूंगा कि h इज लेसर देन r, इसको मैंने निगलेक्ट कर दिया। तो d स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस, सो डायमीटर विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ। हाँ भाई, हाँ जी सर। कौन कौन है? लक्ष्य, तेरी आवाज नहीं आ रही भाई। सर आ नहीं रही थी। हेलो। हाँ हाँ हाँ, वो मेरा ईयरफोन एक्चुअली ना डिटैच हो गया।
और मैं इतनी देर को हंसते मैं तो हाँ जी सर कर रहे हैं, सर तुम कह रहे आवाज नहीं आ रही थी। और मेरा एक्चुअली ईयरफोन ना डिटैच हो गया, तो मैं कहा यार कोई आवाज ही नहीं आ रही। चलो बेटा जी, समझ लग गया? हाँ जी सर। हाँ जी सर। गुड, वेरी गुड। सो नाउ देयर इज अनदर थिंग, एक चीज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। छोटी जी चीज, लाइन ऑफ साइट की ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਹੋਰ ਲਾਤਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲਾਤਾ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖੂਗਾ, ਤਾਂ what will be the distance of that? obviously 2D 2D ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਦੋ ਟਾਵਰ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜੂਗੀ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ जी सर। जी सर। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਲੈਟ ਸੇ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਮੈਂ ਲਾਤਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਪਈ, ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ। ਸਾਈਟ ਮਤਲਬ ਦਿਖੇਗਾ, ਇਸ ਟਾਵਰ ਦੀ ਟਿਪ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਾਵਰ ਦੀ ਟਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਇੰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੂਗੀ, खैर अपनी अखा हूँ तो नहीं दिखदियां, मैंने पता है अपन तो सामने चीज दिख जाए, ठीक है ना। तो ये नहीं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। यार तुसी फिर मैंने पंजाबी च ले आए। चलो, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ओके, तो लाइन ऑफ साइट का डिस्टेंस क्या होगा? ऑब्वियसली लाइन ऑफ साइट विल बी डबल ऑफ इट, और डबल भी नहीं कह सकते क्योंकि इसमें हाइट ऑफ टावर आपकी दोनों की चेंज हो सकती है। हो सकता है कि इसकी हाइट अलग हो, इसकी हाइट अलग हो। तो मेरे पास ये फॉर्मूला जो बनेगा लाइन ऑफ साइट का, वो बनेगा ट्वाइस ऑफ h1 पहले वाले का, r तो रेडियस ऑफ द अर्थ ही है तो इसमें तो वी कांट डू एनीथिंग, ट्वाइस ऑफ h2 into r, दैट्स इट। इतना ही बताना था। तो ये होती है आपके पास लाइन ऑफ साइट। नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज द लेंथ ऑफ एंटीना। तो सर दिखाइए की लिखा जी। 2 मिनट। लेंथ ऑफ एंटीना, लो जी, इसको आप चेक कर लो एक बार। दोनों जो ये है इनकी हाइट अलग अलग है, ये h1 है, ये h2 है, दोनों की हाइट अलग अलग है। ठीक है सर। ठीक है, तो अब आ गए हम द लेंथ ऑफ एंटीना पे। तो इसमें एक्चुअली में इंपॉर्टेंट क्या है कि लेंथ ऑफ एंटीना हम कैसे फाइंड करते हैं कि ये कितनी हम बनाएं, इसके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। वेट अ मिनट, देखो तो इसमें क्या होता है, नंबर 1 जो चीज है, द हाइट ऑफ एंटीना शुड बी comparable to the wavelength of signal। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली इसको लैम्डा बाय 4 तक का हम ले लेते हैं, ठीक है ना, लैम्डा हो या लैम्डा बाय 4 हो, ठीक है। तो इतनी हमें इसको रखनी पड़ेगी। अब आप कहोगे कि सर वेवलेंथ ऑफ द वेव तो बड़ी कम होगी, ऐसा नहीं होता बेटा। जब आप रेडियो वेव की बात करोगे तो वेवलेंथ कितनी होती है रेडियो वेव की, मैंने आपको बताया था बहुत बड़ी होती है, किलोमीटर्स में भी होती है। लेकिन हमें उसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा कि आपकी कितनी वेवलेंथ, कितनी इसकी हाइट कितनी आए। तो वो जो हाइट है उसको आप लैम्डा बाय 4 कर दो तो आपकी मीटर्स में एक अच्छी खासी हाइट आ जाती है, वो हम यहाँ पर मेजर करते हैं, वही हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लिया जाए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो 20 किलोहर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। 20 किलोहर्ट्ज अगर आपकी फ्रीक्वेंसी है तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय टी होता है ना, नहीं सी इंटू टी, तो यहाँ पर आएगा सी बाय एफ, तो ये आ गया
20,000 डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी, सॉरी c इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो ये आएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 20 × 10⁻3, ये हो गया 10⁵5। चलो एक और काट दो, 10⁴ कर दो, 3.5 1.5, तो बेसिकली 1.5 15,000 मीटर। तो ये आपकी आ गई वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ के बराबर अगर आप मान के चलो तो होगी 15 किलोमीटर। तो दुनिया का कोई एंटीना इतना ऊंचा नहीं होता 15 किलोमीटर। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 4 करके उसके बाद हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, हमने और भी अच्छा दिमाग लगाया, हमने क्या किया, आप किलो हर्ट्ज की जगह फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो। अगर मैं फ्रीक्वेंसी मान लो मैं मेगा हर्ट्ज कर देता हूँ, लेट से 1 मेगा हर्ट्ज या 20 के केस में अगर हम लें 20 मेगा हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी आपने क्या कर दिया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10⁻³ से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास इसकी वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, 15 मीटर। तो 15 मीटर आ गया, तो 15 मीटर का तो टावर बना ही सकते हो आप, है ना। तो 15 मीटर का, 20 मीटर का हमारे जो टावर है नॉर्मली बने होते हैं। तो ये जो टावर होते हैं वो बेसिकली आपकी वेवलेंथ के अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि λ/4 ही होना चाहिए। λ/4, λ/2, λ/3, लैम्डा जितना भी आप बना सको, जितने आपके पास रुपये हैं उसके अकॉर्डिंग आप बना लो भाई, लेकिन होना इसके बराबर से अप्रोक्सीमेट चाहिए। तो हमने उतना बना लिया। तो दैट इज वाई हम सबसे पहली बात तो मेगाहर्ट्ज यूज क्यों करते हैं, उसका एक रीजन आपको और मिल जाता है। दूसरी चीज, तो पावर रेडिएटेड जो होता है, पावर रेडिएटेड इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय लैम्डा की स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला है। तो पावर रेडिएटेड भी उसने कितनी पावर रेडिएट की, पर सेकंड कितनी एनर्जी आप रेडिएट कर रहे हो, सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। तो यहां से भी हम लेंथ को फाइंड करते हैं, ठीक है ना। फॉर द सेम एंटीना लेंथ द पावर रेडिएटेड बाय शॉर्ट वेवलेंथ। अब देखो आपके पास एक ही एंटीना था, अगर आपने दो वेवलेंथ भेजी, जिसका एक था शॉर्ट वेवलेंथ, मान लो थोड़ी सी पावरफुल वेव आपने वहां से भेजी तो पावर ज्यादा है उसकी। अगर आपने ज्यादा लंबी वेवलेंथ मतलब रेडियो वेव भेजी तो उसकी एनर्जी कम है, तो पावर रेडिएटेड भी कम होगी, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, इनको आपने ध्यान में रखना है, ये दो फार्मूलाज को, दैट्स इट। तो विद दिस बेटा वी हैव कंप्लीटेड आवर कम्युनिकेशन चैप्टर वेरी सेफली, ठीक है। और बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं गए और हमने ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं किया, बिकॉज नाउ इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस। अदरवाइज एक आधी क्लास, एक या दो क्लासेस इस पे और लगाई जा सकती थी, थोड़ा स्लो किया जा सकता था। बट एनीवेज, कोई डाउट है बेटा तो अब आप उससे पूछ सकते हो, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। हाँ भाई, सुन रहे हो मेरी बात क्या नहीं? हाँ जी सर। रिकॉर्डिंग बंद कर लो।